हेलो नमस्कार स्टूडेंट। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही मस्त हैं, व्यस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और आप लोगों को पता है कि कल की जो क्लास थी यानी कि लेक्चर नंबर 3 था एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत के इतिहास का। वो टेक्निकल इशू की वजह से, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से क्लास लाइव ऑफ हो गया था और हमने आप लोगों से कहा था कि ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा। तो ये वही क्लास है रिकॉर्डेड, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले पाषाण काल जो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टोन एज, उसके 15 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और पहला प्रश्न प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नामक एक स्थान है और यहीं से आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, मानव के साथ साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, दफनाए जाने की। और ये जो स्थल है ये है कैसा स्थल, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ये एक प्रकार का पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है। पूरा पाषाणिक का मतलब पूरा पाषाण काल से संबंधित यह स्थल है। बुर्जहोम से और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है किस स्थान पर भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी प्रथम रूप से। यानी कि वो कौन सा स्थान है जहां पर पहली बार पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की, पैलियोलिथिक एज के कलाकृति की खोज हुई थी। तो वो है पल्वरम। पल्वरम प्यारे बच्चों पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और ये जो तमिलनाडु का पल्वरम नामक स्थान है, यहाँ से पत्थर के कुछ उपकरण मिले। लाइक समझ जाओ कि हथौड़ा मिला, हथौड़ा मिला, कुल्हाड़ी मिली और एक संदूक मिला। क्या मिला? संदूक, जो टेराकोटा से निर्मित था, ठीक है ना, टेराकोटा से निर्मित था, यानी कि मिट्टी पका करके बनाया गया था। तो ये चीजें हमें पल्वरम से मिली थी और पल्वरम ही वो स्थान है जहां से हमें पूरा पाषाण काल का सबसे पहले कोई औजार मिला था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो तीसरा प्रश्न है कि चाल्कोलिथिक एज किसे कहते हैं। इसमें दो शब्द है, एक शब्द है चाल्को जिसका अर्थ होता है कॉपर, कॉपर यानी कि संस्कृत में ताम्र, और लिथिक मतलब पाषाण यानी कि पत्थर। तो ताम्र पाषाण जो युग था इसे ही चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय पत्थर के साथ साथ प्यारे बच्चों, इस समय पत्थर के साथ साथ प्राथमिक जो क्या कहते हैं धातु रही, तांबा, इसका भी उपयोग हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, चाल्कोलिथिक एज के नाम से। चौथा प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। अब एक प्रश्न आएगा कि बलूचिस्तान पड़ता कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्यारे बच्चों एक प्रांत है, एक राज्य है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से एक हमें मेहरगढ़ नामक स्थान प्राप्त हुआ है। और मेहरगढ़ से प्यारे बच्चों, मेहरगढ़ से प्यारे बच्चों ये एक नवपाषाणिक स्थल है। ये तो पहले आप लोग याद रखिएगा, ये एक नवपाषाणिक स्थल है, यानी कि नियोलिथिक एज से संबंधित है। नया वाला जो पाषाण काल था, सबसे आधुनिक पाषाण काल था, उससे संबंधित है। और यहाँ से प्यारे बच्चों हमें प्राचीनतम, भारतीय उपमहाद्वीप में खास करके प्राचीनतम पशुपालन के साथ साथ कृषि और प्राचीनतम बस्ती यानी कि निवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये जो यहाँ से प्राचीनतम बस्ती और कृषि के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये लगभग 7000 BC से संबंधित है, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए इसे समझना है ना, तो हम लोगों को थोड़ा कुछ चीजें समझना होगा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है। और आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जा करके पूरा पाषाण काल स्टोन एज वाला पूरा क्लास दे सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ बताया था। पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को हम लोगों ने बोला था पूरा पाषाण काल, एक को हम लोगों ने बोला था मध्य पाषाण काल, और एक को हमने बोला था नव पाषाण काल। हमने बताया था कि जो पूरा पाषाणकालीन मानव था ना,
ये शिकार करता था और इसके साथ साथ संग्रह करता था, खाद्यान्नों का संग्रह करता था। जो मध्य पाषाणकालीन मानव था वो शिकार और संग्रह करने के साथ साथ पशुपालन करना सीख गया था। क्या? पशुपालन करना सीख गया था। लेकिन जो नव पाषाणकालीन मानव था इसका मुख्य व्यवसाय क्या रहा? पशुपालन के साथ साथ कृषि रहा। ठीक है ना, हमने ये बताया था। अब पूछ रहा है पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना। नो डाउट, आगे बढ़ जाते हैं। छठवां नंबर वाला प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना किसके काल में और कब हुई थी? देखिए, समझना पड़ेगा कि सन 1861 में लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय रहे और इनके ही समय में क्या हुई थी? ASI की यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। किया था किन्होंने, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो जिन्होंने ASI की स्थापना की थी उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अभी पूछ देगा कि ASI का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या बताओगे आप लोग? तो ASI का मुख्यालय प्यारे बच्चों दिल्ली में। ठीक है ना, और दिल्ली में ASI का मुख्यालय होने के साथ साथ ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ASI प्यारे बच्चों संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, नोटेड, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमने बताया था मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, यहाँ से कृषि के साथ साथ बस्ती के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। मतलब समझ रहे हो, पूर्व प्रस्तर युग का मतलब यही पूरा पाषाण काल, जो सबसे शुरुआती वाला पाषाण काल था। समझ रहे हो, तो एकदम पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर से निर्मित थे? हमने आप लोगों को बताया था क्वार्टजाइट पत्थर से। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर का लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ जाएं जैसे ही हम लोग, लेकिन आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग पीछे जाइएगा और पाषाण काल वाला क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाला क्लास भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्लास यदि आप छोड़ देते हैं हिस्ट्री सीरीज का तो आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर एक क्लास में कूट कूट के भरा हुआ है। 9th नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखें, कह रहा है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? दो एक चीज याद रखिएगा, पशुपालन का जब भी प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाएगी तो एक स्थान आता है बागोर। बागोर कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में प्यारे बच्चों। और राजस्थान के भी भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये पूछ देगा, तो राजस्थान के भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है बागौर नामक स्थान। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ एक मध्य प्रदेश में स्थान पड़ता है प्यारे बच्चों, आदमगढ़। कौन सा स्थान? आदमगढ़। ठीक है ना, आदमगढ़ MP में पड़ता है। तो ये दो स्थान याद रखिएगा, बागौर और आदमगढ़, इन दोनों ही जगहों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग इसमें बागौर ऑप्शन में है तो बागौर को करेक्ट कर लेंगे। क्लियर? लाइट है लेकिन पंखा चलाएंगे तो नॉइज आएगा और गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्लास। 10 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? चलो ठीक है, नौपाषाणिक स्थल की बात करिए, लेकिन ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा हमने। दो ऑप्शन आप लोगों को बताया, एक बागौर और एक आदमगढ़। अब पूछ देगा कि ये दोनों एक किस काल से संबंधित हैं, पाषाण काल के किस समय से संबंधित हैं? तो याद रखना, पशुपालन की शुरुआत हुई थी कब? मध्य पाषाण काल में। तो जब पशुपालन की शुरुआत ही मध्य पाषाण काल में हुई थी तो ये जो दोनों स्थल हैं ये दोनों ही मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। ठीक है ना, मेसोलिथिक एज से संबंधित स्थल हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है राख का टीला कहाँ से मिला है? तो देखो, ये संगनकल्लू नामक जो स्थान है ना, ये कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है ना, तो संगनकल्लू नामक स्थान से जो कर्नाटका में प्यारे बच्चों पड़ता है, कर्नाटका के भी बेल्लारी जिले में पड़ता है। यहाँ से हमें नौपाषाणिक राख का टीला, बहुत सारे राख के टीले बरामद हुए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। 11 नंबर वाला प्रश्न,
कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गर्त निवास का मतलब ना लोग गर्त में रहा करते थे, धरती के नीचे या गुफा बना करके रहा करते थे। वो कौन सा स्थान है? तो जम्मू कश्मीर से ही गुफकराल नामक एक स्थान प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिली हैं जहाँ पे लोग क्या करते थे? गर्तों में निवास करते थे। और ये भी एक प्रकार का पूरा पाषाणिक स्थल है। कौन सा? पूरा पाषाणिक, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पूरा पाषाण काल से लेकर के आप लोगों को नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना है, नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं। 12 नंबर वाला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को याद ही रखनी है कि पहले भीमबेटका का गुफा है कहाँ पर। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके विषय में हम लोगों को याद ये रखना है कि यहाँ से हमें पाषाणकालीन, अब पाषाण काल में भी मुख्य रूप से समझ जाओ मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन हमें क्या प्राप्त हुए हैं? चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं, चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं। और ये चित्रकला बने हैं किस पे? गुफाओं की दीवारों पर बनी है, ठीक है ना, गुफाओं की दीवारों पर बनी है। इसीलिए इन्हें हम लोग शैलाश्रय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शैलाश्रय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या शैल चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज की थी किन्होंने? तो वीएस वाकड़कर ने किया था। ये प्रश्न पूछेगा। 1957 से 58 में इसकी खोज वीएस वाकड़कर द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाएं। 13 नंबर वाला प्रश्न और काफी एक शानदार प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? देखो, जब भी मानव जीवाश्म की बात की जाएगी, मानव जीवाश्म की बात की जाएगी, तो हमने बताया था कि मानव जीवाश्म मिलना शुरू ही होता है मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। यानी कि मध्य पाषाण काल से पुराना कोई मानव जीवाश्म नहीं मिला है अभी तक, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और भारत में पहली बार डिस्कवरी किया गया, खोज किया गया मानव कंकाल किस जगह से? मतलब पहली बार मानव कंकाल भारत में डिस्कवर कहाँ से हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है नर्मदा घाटी से, ठीक है ना, नर्मदा घाटी से, मध्य प्रदेश से मानव के कंकाल पहली बार बरामद हुए थे। एक और बात आता है, महाराष्ट्र में एक स्थान है बोरी, महाराष्ट्र में एक स्थान है बोरी नामक स्थान। यहाँ से प्यारे बच्चों 20 लाख बीसी का एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मानव खोपड़ी। अब आप लोग कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि मध्य पाषाण काल से ही मानव का जीवाश्म मिलना शुरू होता है, और अभी आप बता रहे हैं कि 20 लाख बीसी का, यानी कि जिस समय पूरा पाषाण काल चल रहा था उस समय का एक जीवाश्म मिला है। हाँ मिला है, और ये एक ही जीवाश्म मिला है, ये अपवादिक रूप से, ठीक है ना, इसीलिए इसे हम लोग एक जीवाश्म के कारण हम लोग पूरे हिस्ट्री को पलट तो नहीं सकते, ठीक है ना, इसीलिए मध्य पाषाण काल से ही जीवाश्म मिलना शुरू होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ जाते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? यानी कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के शव कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखो, इस बात में इसके विषय में यदि आप लोग देखोगे ना, तो एक महाराष्ट्र का स्थान है जोरवे नामक स्थान। समझो, पहले हमने आप लोगों को बता दें कि ताम्र पाषाण काल के विषय में 2 शब्द समझे। एक ताम्र पाषाण काल आता है, इस समय लोग पाषाण के साथ साथ तांबे का उपयोग सीख चुके थे, तांबे का उपयोग सीख चुके थे। और ये जो समय है प्यारे बच्चों, ये 1500 बीसी से 700 बीसी का समय माना जाता है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का ये समय है। भारत में ताम्र पाषाण काल इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाद का समय। तो इसी समय बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी,
ताम्र पाषाण काल में बाल मृत्यु दर क्या थी, बहुत हाई था, बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में मरा करते थे। तो महाराष्ट्र का जो जोरवे नामक स्थान है ना, यहाँ से बच्चों के भारी संख्या में सावधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। 15 नंबर वाला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है यहाँ पे उभरता हुआ कि निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल से मृग सिंह के छल्लों की माला प्राप्त हुई है। देखो यूपी का एक महदहा नामक स्थान है यूपी में, और यूपी में भी खास करके आप लोग याद रखो प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, जिला प्रतापगढ़ जो प्रयागराज के पास में पड़ता है। तो यूपी के प्रतापगढ़ में एक महदहा नामक स्थान है, यहाँ से हड्डियों के बहुत सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं, और हड्डियों के आभूषण प्राप्त होने के साथ साथ मृग यानी कि जो मृग को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को, हिरन, हिरन के सिंगों की बहुत सारे मालाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। तो 15 नंबर वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। पाषाण काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए, पढ़ लिए सारे के सारे। और यदि वो हम लोगों ने अब पढ़ लिए सारे के सारे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को पढ़ेंगे आज का अगला क्लास, ठीक है ना। चलिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, इसे हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में चाल्कोलिथिक एज के नाम से भी, चाल्कोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके विषय में देखो कुछ चीजें हम लोगों को याद रखनी है। जब भी हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात करते हैं तो 2 पॉइंट इसमें आप लोग नोट करना। ताम्र मतलब हो जाता है तांबा, ठीक है, पाषाण मतलब हो जाता है पत्थर। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग किया गया। और आप लोगों को पता होगा तांबा वो प्रथम धातु है जिसका मानवों ने क्या किया, मानवों ने उपयोग किया, ठीक है ना। बाद में तांबे के साथ साथ मानव टीन मिला करके, बाद में मानव क्या करते थे, तांबे के साथ साथ टीन मिला करके क्या बनाने लगे, कांसा बनाने लगे, ठीक है ना। और जब मानव कांसा बनाने लगा तो इस सभ्यता को बोल दिया गया क्या, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता, ये आप लोगों को पता ही होगा। और कांस्य युगीन सभ्यता भारत में है कौन सी, तो ये है हड़प्पा सभ्यता है, जिसे इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये है कांस्य युगीन सभ्यता। तो यदि विश्व इतिहास में आप लोग देखोगे ना तो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है ये पाषाण काल और कांस्य युगीन सभ्यता के बीच में आता है, ठीक है ना। विश्व इतिहास में देखोगे तो पाषाण काल के जस्ट बाद आता है ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल के बाद आता है कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन भारत में अपवाद हो जाता है इस मामले में, क्योंकि भारत में पाषाण काल के जस्ट बाद क्या आता है, कांस्य युगीन सभ्यता आती है, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता के बाद क्या आता है, ताम्र पाषाण काल आता है भारत में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये विश्व की सिचुएशन है, विश्व इतिहास की ये सिचुएशन है, और जब भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो ये सिचुएशन हमें बदला हुआ दिखेगा, ठीक है। भारतीय इतिहास में हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, हमको सबसे पहले दिखेगा पाषाण काल, उसके बाद से दिखेगा कांस्य युगीन सभ्यता, और उसके बाद दिखेगा ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग चलो समझ लेते हैं कांस्य युगीन सभ्यता का भारत में समय काल क्या रहा है। देखो भारत में जो ताम्र पाषाण काल है, चाल्कोलिथिक एज, पढ़ तो यही रहे हैं, इसका समय काल क्या रहा, तो ये 1500 बीसी से लेकर के प्यारे बच्चों कब तक रहा, 700 बीसी तक रहा इसका समय काल। कांस्य युगीन सभ्यता जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, इसका समय काल क्या रहा, तो ये 3500 बीसी से लेकर के प्यारे बच्चों ये लगभग 1500 बीसी तक रहा इसका समय काल, ठीक है ना। और जैसे ही इंडस वैली सभ्यता का समापन होता है, ये अपने पतन के दौर में जाती है, भारत में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का उद्भव होता है। इस बात को भी याद रखना है, समय काल एकदम नोट करके चलना है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और इसके विषय में बातें हम लोग कर लें तो ताम्र पाषाण काल के स्थलों की जब भी हम बातें करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ताम्र पाषाणिक स्थलों को 2 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ताम्र पाषाणिक स्थल जो हैं
उनके विषय में बात करेंगे तो इसे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। एक को हम लोग जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं, जोरवे संस्कृति के नाम से, और एक को हम लोग प्यारे बच्चों मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं, मालवा संस्कृति। तो देखो, ताम्र पषाणिक मालवा संस्कृति से संबंधित जो स्थल हैं वो मुख्य रूप से हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान से प्राप्त होते हैं ये स्थल। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं और कुछ यूपी से भी प्राप्त होते हैं, पश्चिमी यूपी खास करके, ठीक है ना, याद रखना है। कुछ पश्चिमी यूपी से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना। जोरवे संस्कृति की जब बात की जाएगी ना तो ये पूरा का पूरा इससे संबंधित जो स्थल है वो पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। कहाँ से? पश्चिमी महाराष्ट्र से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब दोनों ही संस्कृति पूछेगा, ताम्र पषाणिक संस्कृति थी किस प्रकार की संस्कृति, तो ताम्र पषाणिक संस्कृति एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी, यानी कि लोग गांव में निवास करते थे, गांव में रहा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी और जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ, भारत में ग्रामीण सभ्यता की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और पूछेगा, जिनमें से एक बात और आप लोगों को ये याद रखनी है कि इस समय के लोग क्या करते थे, तो इस समय के लोग कृषि करते थे, ठीक है ना। कृषि के साथ साथ इस समय के लोग पशुपालन भी करते थे। कृषि और पशुपालन इनका क्या रहा, मुख्य व्यवसाय रहा। अब पूछेगा कि कृषि में ये लोग किन किन फसलों का उत्पादन करते थे, तो याद रखना गेहूं, बाजरा, गेहूं बाजरा के साथ साथ आ जाएगा चावल, मसूर, ये फसल ये पूछ देगा, ऑप्शन में दे करके पूछ देगा, मूंग, मटर, ठीक है, बेर, अलसी, अलसी, इन फसलों का इन्हें प्यारे बच्चों काफी अच्छे से जानकारी थी। इसके साथ साथ उड़द, और ये भी याद रखना है ये मोटे फसलों का मुख्य रूप से उत्पादन करते थे। अब पशुपालन के विषय में भी पूछ देगा कि इन्हें किन किन पशुओं के विषय में जानकारी थी, तो ये ऊंट का पालन करते थे, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, समझ रहे हो ना, इन चीजों का आप लोग याद रखिएगा। ये इनका मुख्य रूप से पालन करते थे, पशुपालन में इनका, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछेगा कि इन्हें घोड़े के विषय में जानकारी थी कि नहीं, याद रखना, ये रेड पेन से हम लिख रहे हैं, इन्हें घोड़े के विषय में जानकारी नहीं था, ठीक है ना। ये घोड़े के विषय में जानते नहीं थे और नहीं ये घोड़े का पालन करते थे। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। पशुपालन में घोड़े को आप लोग नोट मत करिएगा, घोड़े के विषय में इनको जानकारी नहीं थी। अब इसी के साथ साथ कुछ और प्रश्न पूछेगा कि क्या इन्हें कांसा बनाना आता था, तो प्यारे बच्चों इन्हें कांसा बनाने की जानकारी भी नहीं थी, इन्हें कांसा बनाने की जानकारी नहीं था, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। कांसा बनता कैसे है, तो प्रश्न पूछ देगा, तो प्यारे बच्चों टीन और तांबा को आपस में मिला दो तो कांसा बन जाता है, ठीक है ना, ऐसे बनता है कांसा। लेकिन इन्हें कांसा बनाने की जानकारी नहीं थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को ये जानकारी थी। इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट और हम लोगों को याद रखना है कि इसी समय, यही वह समय है, याद रखना, यही वह समय थे जिस समय तांबा धातु का प्राथमिक रूप से प्रयोग किया गया। तांबा धातु प्राथमिक रूप से प्रयोग में लिया गया था इसी समय, ठीक है ना। और तांबा वह पहला धातु है जिसे मानव ने क्या किया था, प्रयोग किया था, पहला धातु जिसे मानव ने प्रयोग किया था। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं स्थलों को, इससे संबंधित जो है उन्हें विस्तार से देखते हैं। और स्थलों को विस्तार से देखने से पहले हमें कुछ चीजें और जानना पड़ेगा कि क्या ताम्र पषाणिक लोग लेखन कला के विषय में जानते थे, तो नहीं, अभी लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इनके समय में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, या इसे कहें, ऐसे कह दें तो ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है।
विश्व इतिहास में आप लोग देखोगे तो ताम्र प्रसारिक सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन भारत में इस समय आप लोगों को पता है कि इसी समय सेम इसका जो समय है, इसी समय वैदिक पीरियड चल रहा था। वैदिक काल भी भारत में चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में, खास करके गंगा घाटी में और गंगा घाटी के साथ साथ सिंधु घाटी में क्या चल रहा था इसी समय, वैदिक काल चल रहा था। अब जब इस समय वैदिक काल चल रहा है सेम टाइम पे, तो वैदिक काल में लेखन कला का विकास तो हो ही गया था, लेखन कला का विकास तो हो ही गया था, लेकिन ताम्र प्रसारिक सभ्यता के लोग अभी लेखन कला के विषय में नहीं जानते थे। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। चलिए, कुछ और बात इसके विषय में पूछा जाएगा। एक पॉइंट याद रखना है, ताम्र प्रसार काल का जो मानव हुआ करता था, चिकित्सा की पद्धति इनकी बहुत वीक थी, बहुत कमजोर थी। और याद रखना, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा नहीं होने के कारण बाल मृत्यु दर बहुत अधिक था इस समय। क्या था? बाल मृत्यु दर एकदम हाईएस्ट पर था, पीक पर था, बच्चे बहुत मरा करते थे। ठीक है ना, इसीलिए ताम्र प्रसारिक सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी स्थल मिले हैं, वहां पर बच्चों के दफनाए जाने के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ताम्र प्रसारिक सभ्यता से जुड़े कुछ स्थल देख लेते हैं। ठीक है ना, प्रमुख स्थल देख लेते हैं और वहां से कौन कौन सी चीजें बरामद हुई हैं ये भी नोट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र से मिले स्थल देखेंगे। महाराष्ट्र यानी कि जोरवे संस्कृति, इसे जोरवे ताम्र प्रसारिक संस्कृति भी कह सकते हैं। इससे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को हम लोग नोट डाउन कर लें। देखो, एक इनाम गांव मिला है नामक स्थान, एक इनाम गांव नामक स्थान मिला है। यहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा। अब आप लोग कहोगे कि सर जी, मातृ देवी की प्रतिमा तो हमने पढ़ा था मोहनजोदाड़ो से मिली थी। जी बिल्कुल, मोहनजोदाड़ो से भी एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, लेकिन वो हड़प्पा कालीन प्रतिमा है। ठीक है ना, और एक इनाम गांव से भी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो जोरवे संस्कृति से जुड़ी हुई है, ताम्र प्रसारिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ से मिट्टी के घर मिले हैं, और ये घर गोलाकार हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? गोलाकार में, यानी कि इन घरों को गोल राउंड में बना दिया जाता था और ऊपर से छप्पर डाल के, या फिर यूं कहें तो ऊपर से घास फूस डाल के ढक दिया जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, इनाम गांव से कुछ और चीजें मिली हैं, लाइक अनाज मिले हैं कुछ, और अनाजों के साथ साथ यहाँ से मोती मिली है, चूड़ी मिला है, जिससे चूड़ी के साथ साथ पायल मिला है, और सोना भी मिला है, जिससे पता चलता है कि इस समय का मानव अनाज, मोती, चूड़ी, पायल और सोने का उपयोग करता था। इसके विषय में ताम्र प्रसारिक मानव को जानकारी थी। एक विषय और याद रखना है, भारत का जो ताम्र प्रसार काल है, ये उसका सबसे बड़ा बस्ती है इनाम गांव। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा बस्ती है। ठीक है ना, सबसे बड़ा बस्ती इनाम गांव। ताम्र प्रसार काल से संबंधित जितने भी बस्ती मिले हैं, उनमें ये सबसे बड़ा बस्ती है। एक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इनाम गांव से क्या क्या मिला। अब हम लोग दूसरा स्थल देखते हैं, जोरवे। ये जोरवे वही स्थल है जिसके नाम पे जोरवे संस्कृति नाम ही पड़ गया। पूरे महाराष्ट्र के जितने भी स्थल मिले हैं उन सबको मिला के, यहां से हमें प्यारे बच्चों घर के अंदर एक मृतक का शव मिला है, एक मृतक का यूं कहें तो कब्र मिला है, और जिससे पता चलता था कि ये लोग अपने मृतकों को क्या करते थे, दफनाया करते थे। ठीक है, जोरवे संस्कृति से। और ये जब कब्र मिला है ना, इस कब्र में मनुष्य का सर किधर है, तो सर है उत्तर की तरफ। ये प्रश्न पूछा है पीसीएस में, इसीलिए इसको हमने डाल दिया। सर उत्तर की तरफ है और पैर, जाहिर सी बात है, जब सर उत्तर की तरफ होगा तो पैर दक्षिण की तरफ तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखना। इसी के साथ साथ जोरवे संस्कृति से हमें एक काला चित्रित मृदभांड भी मिला है, काला चित्रित मृदभांड मिला है।
अब कहोगे कि सर ये क्या होता है, समझाइए हमें। तो देखो, जैसे कि आप लोगों ने मटका देखा होगा, कोई आप लोगों ने मटका देखा होगा प्यारे बच्चों। अब ये मटका क्या है, अब मटका को यदि हम पका करके काले रंग से पेंट कर दें, पका करके काले रंग से पेंट कर दें, और चित्रित शब्द है यहाँ पर, मतलब इस पर चित्रकारी भी की गई थी, लाइक समझ जाओ कि इस तरीके की चित्रकारी की गई हो, इस तरीके की चित्रकारी की गई हो, समझ रहे हो आप लोग। तो काले रंग में ये रंगा हुआ है और इस पे चित्र बनाए गए हैं, और ये मृदभांड है, इसीलिए इसे काला चित्रित मृदभांड कहते हैं। एक शब्द आता है लाल चित्रित मृदभांड, लाल चित्रित मृदभांड। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ऐसा ही हुआ, ऐसा मृदभांड, ऐसा पात्र मिट्टी का जो लाल रंग में रंगा हुआ है और चित्रित भी है, उस पर चित्र भी बने हुए हैं, ठीक है ना। एक आता है धूसर मृदभांड। तो धूसर मृदभांड ऐसा मृदभांड होता है जो किसी भी प्रकार के कलर से नहीं रंगा होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जोरवे के बारे में भी समझ गए। एक दैमाबाद, और भी जोरवे संस्कृति से जुड़े हुए स्थल मिलते हैं महाराष्ट्र से। एक दैमाबाद नामक स्थान मिला है, दैमाबाद के साथ साथ चंदौली मिला है, और चंदौली के साथ साथ नेवासा मिला है, ठीक है ना, नेवासा मिला है। तो ये जोरवे संस्कृति के स्थान है जो महाराष्ट्र से मिले हैं, ठीक है ना, ताम्रप्रसार के। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य रूप से मालवा संस्कृति से संबंधित स्थान। मालवा संस्कृति से संबंधित स्थान देख लेते हैं, जो कहाँ से, एमपी से और राजस्थान से मिले हैं, ठीक है ना, जो एमपी से और राजस्थान से मिले हैं। कंप्लीट कर लें, चलो। अब मालवा संस्कृति के स्थानों में हम लोगों ने देख लिया कि एमपी और राजस्थान। तो मुख्य रूप से हम लोग सबसे पहले एमपी से मिले स्थान देख लेते हैं। तो एमपी से 3 स्थान मिले हैं। एक मिला है नवादा टोली नामक स्थान, एक मिला है प्यारे बच्चों कायथा नामक स्थान, और एक मिला है एरण नामक स्थान, ठीक है ना। ये तीनों ही ताम्रप्रसारिक स्थल जो एमपी से मिले हैं। अब जैसे ही राजस्थान के ताम्रप्रसारिक स्थलों की बात कर लें, जिसे मालवा संस्कृति के स्थल भी कहते हैं, वहां से हमें एक आहार नामक स्थान मिला है। आहार वही जो बनास नदी के किनारे है, बनास नदी के तट पर यह स्थान मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ से ताम्रप्रसारिक पत्थरों के बने घर मिले हैं, पत्थरों के घर मिले हैं प्यारे बच्चों, और ये भी गोलाकार हुआ करते थे, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि ताम्रप्रसारिक लोग मिट्टी के साथ साथ पत्थरों के घर में भी रहते हैं। अब प्रश्न पूछ देगा आप लोगों को कि ताम्रप्रसारिक मिट्टी के घर कहाँ से मिले हैं, तो क्या बताओगे आप लोग। तो ताम्रप्रसारिक मिट्टी के घर मिले हैं इनाम गांव से। अब पूछ देगा आप लोगों को कि ताम्रप्रसारिक पत्थरों के घर कहाँ से मिले हैं, तो वो मिला है आहार नामक स्थान से, जो राजस्थान में पड़ता है। इसे भूलना नहीं है। अब उसी के साथ साथ यहाँ से हमें एक वृषभ यानी कि सांड प्यारे बच्चों, एक हमें वृषभ की मूर्ति भी मिली है, और ये मूर्ति बनी हुई है किससे, तो टेराकोटा की मूर्ति है। अब टेराकोटा क्या होता है सर जी, वही मिट्टी का मूर्ति बना करके उसे पका दिया जाए, टेराकोटा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ से एक गिलुंद नामक स्थान भी मिला है। क्या मिला है, गिलुंद नामक स्थान, और यहाँ से भी हमें ताम्रप्रसारिक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। पॉइंट को आप लोग नोट करके रखिएगा। तो अब हमने स्थल भी देख लिए ताम्रप्रसारिक सभ्यता से संबंधित। कुछ चीजें और छूट जाती हैं जिनके विषय में हमें नोट करना जरूरी है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, 2 शब्द ताम्रप्रसार से संबंधित। एक शब्द आता है महापाषाण, पूछेगा इसे महापाषाणिक सभ्यता या महापाषाणिक काल भी कहते हैं, या महापाषाण क्या होता है। तो महापाषाण शब्द का प्रयोग ताम्रप्रसार के जो कब्र मिले उनके लिए किया गया। ये कब्र होते कैसे थे, तो इन्हें प्यारे बच्चों बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया है। कैसे ढका गया है, बड़े बड़े पत्थरों से शवों को ढका गया है इसमें, और बड़े बड़े पत्थरों से शवों को ढका गया, इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया, महापाषाण नाम दे दिया गया। एक बात और याद रखना है, ताम्रप्रसारिक सभ्यता में आंशिक समाधान प्रचलित था, आंशिक समाधान प्रचलित था। अब आप कहोगे कि सर आंशिक समाधान होता क्या है, तो इसमें क्या होता था ना कि शव को किसी पहाड़ी पर ले जाकर के, कोई मृतक है उस व्यक्ति के शव को किसी पहाड़ी पर ले जाकर के छोड़ दिया जाता था।
कुछ समय तक क्या करते थे, जीव जंतु इसके लाश को खा जाते थे और अंतिम में जो कुछ हड्डियां बचती थी, अंतिम में जो कुछ प्यारे बच्चों हड्डियां बचती थी मुख्य रूप से, उन हड्डियों को ले जाकर के क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था या बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो महापाषाण शब्द आएगा, समझ जाना, वो कब्र जो बड़े बड़े पत्थरों से ढके हुए मिले हैं, ठीक है ना, ताम्र पाषाणिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। आंशिक समाधान भी इस समय प्रचलन था, यानी कि पहले पहाड़ियों पे ऊंचे स्थानों पे शव को रख दिया जाता था। पशु पक्षी जो जब शव को खा लेते थे तो कुछ समय बाद बची खुची जो हड्डियां होती थी, अस्थियां होती थी, उन्हें दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और बात याद रखना है कि जो ताम्र पाषाणिक लोग थे खास करके ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करते थे। कहाँ पर? ऊंचे स्थानों पर और गुफाओं में या फिर ऊंचे स्थानों पर पत्थरों के घरों में ये लोग रहना पसंद करते थे। ऊंचे स्थान पे ये लोग क्यों रहना पसंद करते थे? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर जो जंगली जानवर हैं उनसे बचना आसान होता है, जंगली जानवर वहाँ पे बहुत कम मात्रा में आ पाते हैं, इसीलिए। तो आप लोगों का चाल्कोलिथिक एज भी आई थिंक अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से और आगे बढ़िए अपने तैयारी को लेकर के, ठीक है ना। बाकी जो लोग पाषाण काल का क्लास नहीं पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं, हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, तो वो लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला क्लास, पाषाण काल वाला क्लास भी देख लेंगे। चलिए फिर कल मिलेंगे हम लोग शाम को 5 बजे एक नए क्लास नए लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।